हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर डिस्कस करने वाले हैं। सर्कुलर नंबर 230/24/2024, जो कि 10 सितंबर को इशू हुआ है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि अगर आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं, तो किस तरीके से जीएसटी एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर अगर आप अपने फॉरेन क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। तो अब फॉरेन क्लाइंट्स के केस में क्या होता है कि फॉरेन क्लाइंट्स यानी कि वो जो क्लाइंट है वो आउटसाइड इंडिया है, लेकिन जो सर्विसेज दी जा रही है एडवर्टाइजिंग की वो इंडिया के अंदर है। तो इस चीज पे बहुत ही एक डिलेमा रहता है कि क्या ये जो सर्विसेज जो इंडिया में परफॉर्म हो रही हैं उस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। एंड अगर नहीं लगेगा तो क्या वो एक्सपोर्ट कंसिडर होगा, और अगर होगा तो कौन से सबसेक्शन के अंडर होगा। तो यहाँ पर ये सर्कुलर में कुछ केस लॉज और केसेस फॉर्म किए हैं एंड उससे एक्सप्लेन किया है कि कौन से केस में क्या एप्लीकेबल होगा। ये बहुत ही बेनिफिशियल सर्कुलर है, स्पेशली जो कंपनीज एडवर्टाइजिंग में डील करती हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें केस टू केस बताया गया है कि आपको कब एक्सपोर्ट माना जाएगा और कब इंडिया में वो सर्विसेज टैक्सेबल होगी। एंड काफी पॉइंट्स क्लेरिफाई किए गए हैं। सो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू जीएसटी और एडवर्टाइजिंग कंपनीज। दोस्तों, और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब बटन दबाते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है कि जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं, क्या वो कंपनी इंटरमीडियरी सर्विसेज मानी जाएंगी क्या बिटवीन द फॉरेन क्लाइंट्स एंड द मीडिया ओनर्स। एंड सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन क्लाइंट का इंडिया में है या फिर टारगेट ऑडियंस यानी कि जिसके लिए एडवर्टाइज बन रहा है वो इंडिया में है, तो क्या ये माना जाएगा कि ये सर्विसेज इंडिया के अंदर परफॉर्म हो रही हैं। एंड थर्ड कैटेगरी है कि क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है कि नहीं। तो ये तीन क्वेश्चंस का जवाब इस सर्कुलर में दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि ये एडवर्टाइजिंग कंपनीज को इंटरमीडिएट सर्विसेज माना जाएगा कि नहीं जब ये फॉरेन क्लाइंट और मीडिया ओनर्स के बीच में दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने दो टाइप के सिनेरियोज दिए हैं। वन, जहां एडवर्टाइजिंग कंपनी एक पैकेज सर्विस दे रही है पूरे फॉरेन क्लाइंट को, जहां पर एड भी वही बनाएंगे, उसे डिस्प्ले कहाँ करना है वो भी वो फॉरेन क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे, स्पेस बाय आउट करेंगे एंड उसको डिस्प्ले करेंगे टारगेट ऑडियंस को। तो ये एक एंटायर पैकेज सर्विसेज है जो वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी दे रही है। एंड सेकेंड केस उन्होंने बताया है जहां पर एडवर्टाइजिंग कंपनी सिर्फ एक मीडिएटर की तरह काम कर रही है और वो फॉरेन क्लाइंट और मीडिया ओनर को मिला रही है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फॉरेन क्लाइंट और मीडिया ओनर्स के बीच में होगा। बिल होगा वो मीडिया ओनर डायरेक्ट फॉरेन क्लाइंट को रेज करेगा एंड पेमेंट भी जो है वो फॉरेन क्लाइंट डायरेक्ट मीडिया ओनर को देगा। तो यहाँ पर वो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो जस्ट एज अ मीडिएटर काम कर रही है, वो कोई और पैकेज सर्विसेज नहीं दे रही है। तो फर्स्ट केस में जहां पर वो पैकेज सर्विसेज दे रही है, ये देखिए यहाँ दिया है, with the client located outside India for providing a one-stop solution starting from designing the advertisement to its display in the media as agreed to the client. The advertising company raises invoice to its foreign client for the above advertisement service and the payments of the same is received from the foreign client in foreign exchange. तो यहाँ फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि सारी एक्टिविटी की एड क्या बनाया, कैसे डिजाइन होगा और किस तरीके से कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, ये सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिसाइड कर रही है। यानी कि होल एक्टिविटी दी जा रही है, एक बंडल एक्टिविटी दी जा रही है फॉरेन क्लाइंट को, जिसके लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही इनवॉइस रेज करेगी फॉरेन क्लाइंट के ऊपर और फॉरेन क्लाइंट वो पैसा उन्हें फॉरेन करेंसी में देगा। वो भी एजेंसी को देगा, वो किसी मीडिया ओनर को नहीं देगा। इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया है, द अग्रीमेंट इन द इंस्टेंट केस इज इन द नेचर ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई एंड नो अग्रीमेंट ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट बिटवीन द मीडिया कंपनी एंड द फॉरेन क्लाइंट। द एडवर्टाइजिंग कंपनी इज नॉट एक्टिंग एज एन एजेंट बट हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड विद द क्लाइंट। और इसके चलते उन्होंने कहा गया है कि ये फुलफिल नहीं करता है क्राइटेरिया ऑफ इंटरमीडिएट सर्विसेज, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के चलते ये सर्विसेज को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा अगर उसकी बाकी कंडीशंस भी फुलफिल होती हैं जो एक्सपोर्ट में दी गई हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया गया कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी अगर एक कंप्लीट पैकेज सर्विसेज दे रही है, एक
फुल ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक्टिविटी दे रही है, एक मीडिएटर का रोल नहीं प्ले कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ मीडिया ओनर और एडवर्टाइजिंग फॉरेन क्लाइंट को नहीं जोड़ रही है, वो उसके अलावा और भी एक्टिविटी कर रही है, जिसके लिए वो डायरेक्टली बिल करने वाली है फॉरेन क्लाइंट को। वो मीडिया ओनर को नहीं पता है फॉरेन क्लाइंट कौन है, या फिर पता है तो भी मीडिया और एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे करेगा। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन टर्न बाकी अपनी सारी एक्टिविटीज का बिल इंक्लूड करके फॉरेन क्लाइंट रेज कर रही है। उसके पास अथॉरिटी है पूरी डिजाइनिंग की एंड ऑल, तो वो एक कंप्लीट पैकेज ऑफ सर्विस दे रही है, वो मीडिएटर की सर्विस नहीं दे रही है। इसके लिए वो इंटरमीडिएट सर्विसेज नहीं मानी जाएगी, उसे एक एडवर्टाइजिंग सर्विसेज करके ही ट्रीट किया जाएगा। और क्योंकि मेरा क्लाइंट आउटसाइड इंडिया है, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, अगर बाकी सारी कंडीशंस भी फुलफिल होती हैं जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए दी जाती है, नहीं तो उस पे आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो यहाँ पर क्लियरली दिया है कि अगर ऐसा आपका सिनेरियो रहेगा जहां पैकेज सर्विसेज दे रहे हैं टू अ क्लाइंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो अगर बाकी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन आया है कि अगर फॉरेन क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है या फिर जो टारगेट ऑडियंस है वो इंडिया में है, तो क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज मानी जाएगी? परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में क्या होता है कि जहां सर्विसेज परफॉर्म होती है वहां का जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टारगेट ऑडियंस है, यानी कि क्योंकि ये एडवर्टाइज जो बन रहा है वो इंडिया में डिस्प्ले होगा या फिर इंडिया में रन होगा, तो उसकी जो ऑडियंस है वो इंडिया में है, या फिर द अदर वे राउंड, कि जो अगर कोई फॉरेन पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर है, तो क्या ये माना जाएगा कि ये सर्विसेज इंडिया में ही प्रोवाइड हो रही हैं? तो यहाँ क्या कहा गया है कि परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में क्या होता है कि कंपल्सरी रिक्वायर्ड होता है कि जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में मतलब एक्चुअली वो एजेंसी के पास होने चाहिए, कंपलसरी होने चाहिए कि वो प्रोडक्ट एजेंसी को दिया जाए, उसके बाद ही वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। या फिर परफॉर्मेंस बेस में ऐसा होना चाहिए कि जो फॉरेन क्लाइंट है वो इंडिया में हो, या फिर उसका कोई एम्प्लॉय इंडिया में हो, तभी सर्विसेज दी जा सके। अब एडवर्टाइजिंग के केस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्लाइंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में हो, या फिर वो प्रोडक्ट क्लाइंट ही एजेंसी को दे तभी सर्विस दिए जाए, उसके बिना भी ये काम हो सकता है। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज नहीं है। तो इररिस्पेक्टिव वो ऑडियंस इंडिया में हो नहीं हो, ये एड इंडिया में रन होने वाला हो नहीं हो, या फिर क्लाइंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडिया में हो नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के क्राइटेरिया में नहीं फिट होगी। देखो इधर लिखा है, it is clarified that the recipient of the advertising services provided by the advertising company in such cases is the foreign client and not the Indian representative of the foreign client based in India or the target audience of the advertisement as per section 2 subsection 93 of the CGST Act। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि इररिस्पेक्टिव टारगेट ऑडियंस कहीं की भी हो, सर्विसेज कौन रिसीव कर रहा है, दैट इज द फॉरेन क्लाइंट। फॉरेन क्लाइंट ये सर्विसेज रिसीव कर रहा है जो कि आउटसाइड इंडिया है, तो ये आउटसाइड इंडिया वाली ही सर्विसेज मानी जाएगी, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं मानी जाएगी। ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा डिबेटेबल टॉपिक था इनिशियली, अब ये सर्कुलर आने के बाद ये काफी हद तक क्लेरिफाई हो चुका है कि नहीं, ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज नहीं मानी जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो टारगेट ऑडियंस है वो इंडिया के अंदर है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर एडवर्टाइजिंग कंपनीज अपनी फॉरेन क्लाइंट्स को परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज दे रही है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, बीच में हमने एक ये क्वेश्चन छोड़ दिया है कि कौन कंसिडर होगा रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। अगर एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉरेन कंपनी को सर्विसेज दे रही है, तो रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज कौन माना जाएगा? तो यहाँ पर उन्होंने दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 93 सबसेक्शन ए, क्या बोलता है रिसिपिएंट क्या होता है? रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज मींस द पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसिडरेशन वेयर अ कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। तो इस केस में जहां पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉरेन कंपनी को सर्विसेज दे रही है, फॉरेन कंपनी लायबल है पेमेंट करने के लिए, ना कि रिप्रेजेंटेटिव या फिर इंडियन टारगेट ऑडियंस। जो टारगेट ऑडियंस है वो कंपनी को कुछ नहीं देने वाली है, ये जो फॉरेन कंपनी है ये ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पे करेगी। तो रेसिपिएंट फॉर दिस एक्टिविटी वुड बी द फॉरेन कंपनी एंड नॉट द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एंड द टारगेट ऑडियंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो पूछा गया है इंटरमीडियरी पे, कि क्या होगा अगर, कब वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी इंटरमीडियरी सर्विसेज प्रोवाइड की मानी जाएगी। तो यहाँ उन्होंने केस दिया है, where the advertising company located in India merely acts as an agent of the foreign client in engaging with the media owner for providing media space to the foreign client. In such cases, the agreement of the contract for providing the media space and broadcast of the advertisement is directly between the media owner and the foreign client. The media owner directly invoices the foreign client for providing the media space and broadcast of the advertisement, and the foreign client remits the payment for the said service directly to the media owner. तो यहाँ क्या कहा गया है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी खाली एक एजेंट का काम कर रही है, जो फॉरेन क्लाइंट के लिए मीडिया ओनर ढूंढ के लाके देती है और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डायरेक्टली मीडिया ओनर और फॉरेन कंपनी के बीच में है, एंड फॉरेन कंपनी डायरेक्टली मीडिया ओनर को पैसे देने वाली है उस सर्विसेज के लिए। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो खाली एक एजेंट की तरह एक्ट कर रही है। इस केस में वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी इंटरमीडियरी मानी जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो कि सर्कुलर 159/15/2021 में भी बताया गया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफ फैसिलिटेटिंग द फॉरेन क्लाइंट एंड the place of supply in respect of the said services provided by the advertising company to the foreign client is determined as per section 18 subsection B of the GST Act. That is the location of the supplier and that is the location of the advertising company. So इस केस में अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी इंटरमीडिएट सर्विसेज दी जा रही है, तो वो सर्विसेज लाइबल टू टैक्स हो जाएगी इंडिया के अंदर, एंड उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, इररिस्पेक्टिव आपका क्लाइंट आउटसाइड इंडिया है। तो अगर आप फुल पैकेज ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, तो कोई भी सिनेरियो हो, आपका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर हो, आपकी टारगेट ऑडियंस इंडिया के अंदर हो, स्टिल वो सर्विसेज लाइबल टू एक्सपोर्ट मानी जाएगी, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस, जैसे कि फॉरेन करेंसी में पैसा आने चाहिए और कोरिलेटेड एंटिटीज नहीं होने चाहिए। अगर वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं एंड आप पैकेज ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, देन इन दैट केस वो जो एक्टिविटी है वो एक्सपोर्ट मानी जाएगी। वहीं अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक एजेंट का काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली फॉरेन कंपनी और मीडिएटर, सॉरी, ये फॉरेन कंपनी एंड जो मीडिया ओनर है उसके बीच में है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो सिर्फ एजेंट की तरह काम कर रही है, तो वो इंटरमीडिएट सर्विसेज मानी जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया के अंदर। सो आई होप दोस्तों आपको ये सर्कुलर काफी क्लियर हुआ हो। ये एक सर्कुलर बहुत ही हेल्पफुल सर्कुलर है एडवर्टाइजिंग कंपनीज के लिए, क्योंकि जो डे इन डे आउट पे वो काम कर रहे हैं उसमें काफी क्लैरिटी आएगी कि क्या, कौन से तरीके का टैक्स कब लगेगा उनके ऊपर। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।